नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हम डेली आंसर राइटिंग करा कर इतना मजबूत किए दे रहे हैं कि आपके सामने प्रश्न कहीं से भी आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, लेकिन आपकी कलम तुरंत चलने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने इतना अधिक प्रैक्टिस की हुई है। और अगर नहीं की हुई है, अभी भी आप नहीं जुड़े हुए हैं हमारे इस चैनल से, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और जो लोग जुड़ चुके हैं तो वो कृपया करके अकेले मजे न लें, इसको आगे भी शेयर करते रहें। देखिए, आंसर राइटिंग में हमने आपसे पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से प्रयास हम कर रहे हैं, जितना एफर्ट हम डाल रहे हैं, इसका नतीजा अगर आपने 1 महीने सिर्फ लगातार क्लास कर ली, उसके बाद आप देखिएगा। और इसको देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, आज के समय में जो आंसर आपने लिखा आज के डेट में, इसको ठीक 1 महीने बाद आपको मिलाना है। उसी प्रश्न को दोबारा लिखिएगा, आप देखेंगे कि इतना अधिक डिफरेंस लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने आखिर क्या हासिल कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम की श्रृंखला को। आप जान ही रहे हैं कि हम इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पीसीएस की परीक्षा कराई जाती है, मेंस परीक्षा, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्न के यहाँ आंसर को लिखने का तरीका सीख रहे हैं। हम आपको आंसर नहीं लिखवा रहे हैं, हम आपको मेथड सिखा रहे हैं। क्योंकि मेथड एक बार आप सीख जाएंगे तो आप किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकेंगे। और आप नॉलेजेबल तो है ही, आपके पास ज्ञान तो है ही। जब प्री क्वालिफाई करेंगे तभी तो मेंस देंगे, तो इसलिए आप आसानी से समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। यहाँ पर आपके लिए कुछ कोर्सेस हैं, जैसा कि आप जानते हैं आरओ को लेकर भी बैच चल रहा है। बीईओ को लेकर भी 2026 में अगर आप जाना चाहते हैं, इसमें सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो इसके लिए बैच है। साथ में हाई कोर्ट आरओ जिसको लेकर अभी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, उसका भी बैच है। पीसीएस अगर आप 2026-27 में ज्वाइन करना जाना चाहते हैं, सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो हमारे इन बैचों को जुड़िए। और तैयारी जीत की का मतलब ही होता है कि आप अभी से जुड़िए, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिला करती। कहा भी जाता है रोम इज नॉट मेड अ वन डे, रोम एक दिन में नहीं बना था, है ना। तो सफलता रातों रात नहीं मिलती है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये कहा है कि सर जो आप यहाँ समझाते हैं, क्या इसका जो आप तैयार करते हैं, फ्रेम बनाते हैं, क्या इसको आप दे सकते हैं? तो आज हम पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग प्रश्न यहाँ पर पढ़ेंगे और जाकर एक सेपरेट पेज में उसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। तो पहले प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ कहा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण, ये आपको बता देते हैं कि यूपीपीसीएस 2024 में पेपर नंबर 3, यानी जिसमें इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, यानी जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न आते हैं, साथ में करंट अफेयर के अंतर्गत करंट अफेयर का सबसे अधिक यूज अगर किसी आपके पेपर में हुआ है तो इसी थर्ड पेपर में हुआ है। क्योंकि इकोनॉमिक्स भी है, साथ में इंटरनल सिक्योरिटी से भी प्रश्न आते हैं, साइंस एंड टेक से भी प्रश्न आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से भी प्रश्न आते हैं। इन सभी विषयों से प्रश्न आते हैं इसी थर्ड पेपर में। सबसे अधिक अपडेटेड पेपर अगर कोई होता है तो यही पेपर है। सबसे अधिक करंट का रोल इसी पेपर में होता है। खाद्य प्रसंस्करण, तो यहां पर पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं, फिर आंसर की फ्रेमिंग अलग करेंगे। कहा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में ऊर्ध्व प्रवाह तथा अधो प्रवाह क्रियाओं के प्रमुख अवयवों को सोदाहरण चिन्हांकित कीजिए। सबसे पहली बात कि यह प्रश्न वास्तव में देखने में बड़ा टफ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न की लैंग्वेज यानी इस प्रश्न की जो भाषा है, ये वास्तव में बड़ी कठिन भाषा है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अल्टीमेट पूछा क्या है और लिखना हमको क्या है। एक एक शब्द पर गौर कीजिए। यहां कहा गया है खाद्य प्रसंस्करण यानी फ्रूट प्रोसेसिंग। फ्रूट प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जैसे टमाटर से आप सॉस बनाते हैं, इसका मतलब है कि टमाटर को आपने क्या किया, प्रसंस्कृत किया है। मिर्च से आप सॉस बनाते हैं, इसका मतलब है आपने मिर्च को क्या किया है, प्रसंस्कृत किया है। आप विभिन्न प्रकार के अचार बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। आप जो जैम खाते हैं, जिसको कहते हैं इतने ताजा फलों से बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसको प्रोसेसिंग किया गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे खाद्य प्रसंस्करण का सीधा सीधा मतलब है कि आप जिन चीजों को अपने आहार में ले रहे हैं, जिन चीजों को आप खा रहे हैं, और वो किसी ऐसी चीज से बनी हुई है जिसको प्रोसेस करके बनाया गया है, प्रसंस्कृत किया गया है। तो वही बात की जा रही है कि खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, 3 शब्द आ गए हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति का मतलब होता है कि आप तक पहुंचाना, ये क्या है, आपूर्ति। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा
कि हमको सॉस चाहिए है, तो आप तक सॉस पहुंच गया, इसका मतलब है कि आपको आपूर्ति हो चुकी है सॉस की, ये हो गई आपूर्ति। श्रृंखला का मतलब है, अब श्रृंखला का मतलब है कि आपको जो सॉस मिला हुआ है उसके पीछे कितनी बड़ी चेन है। चेन कैसे कि आपको जो सॉस मिला हुआ है, सोचिए उस सॉस को एक बोतल में भर के दिया गया है, इसका मतलब है कि वो बोतल कहीं बनी होगी, साथ में वो सॉस कहीं बना होगा। तो सॉस बना होगा तो सॉस के लिए कुछ सामग्री भी चाहिए होगी। सॉस के लिए क्या सामग्री चाहिए होगी? सॉस के लिए टमाटर चाहिए होंगे, अगर वो टोमेटो सॉस है। अगर चिली सॉस है तो उसके लिए मिर्च चाहिए होगी। तो कहीं चिली यानी मिर्च ली गई होगी, कहीं से टमाटर लिए गए होंगे, यानी खेत से लिए गए होंगे, और खेत किसी और का रहा होगा, किसान का। तो उस किसान से हम लोगों ने पहले टमाटर लिए, उसके बाद फिर हमने क्या किया, मिर्च लिए, उसके बाद हमने यहाँ पर सॉस तैयार किया फैक्ट्री में, और वही सॉस आप तक अलग अलग जगह से आया। अब आप तक पहुंचने से पहले भी वो कई जगह पहुंचा होगा। ऐसा तो है नहीं कि जिस फैक्ट्री ने सॉस बनाया उस फैक्ट्री ने सीधे सीधे आपके घर में सप्लाई की हो, नहीं। उस फैक्ट्री से जहां सॉस बनता है उससे बड़े बड़े गोदामों में आता है, उन गोदामों से फिर दुकानों में आता है, छोटे छोटे स्टेज जो रिटेलर होते हैं, खुदरा व्यापारी, उनके पास आता है, फिर वहां से आप खरीदते हैं। यही प्रक्रिया है। तो कितनी बड़ी चैन है, एक सॉस की बोतल भी इतनी जगह से होकर गुजर कर आई हुई है। यही हम आपसे कह रहे हैं कि इसी श्रृंखला की बात की जा रही है। प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है कि आप पूरी चेन में मैनेज कीजिए। मान लीजिए आपको सॉस चाहिए, लेकिन किसान ने टमाटर ही नहीं उगाए हुए हैं, या उस वर्ष टमाटर हुए ही नहीं है, तो क्या सॉस मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आप कहेंगे बाहर से ले लेंगे, बाहर भी नहीं हुए हैं। यानी सीधी बात है कि जिस चीज से वो बन रहा है, कच्चा माल आपको नहीं मिला है, तो इसका मतलब है वो चीज तैयार नहीं होगी। लेकिन मान लेते हैं कि किसान ने टमाटर उगाए हुए हैं, मिर्च उगाई हुई है, उसके बाद भी कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई है। तो फैक्ट्री नहीं लगी हुई है तो सॉस कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। इसका मतलब तब भी आपको सॉस नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि फैक्ट्री तो लगी हुई है, लेकिन किसान और उस फैक्ट्री वाले में आपसी जान पहचान नहीं है, या किसान के बारे में पता ही नहीं है कि इस किसान के पास टमाटर है, वो फैक्ट्री वाला बैठा हुआ है सिर्फ फैक्ट्री में मशीनें लगाए हुए, उसको सामान मिल ही नहीं रहा, कच्चा माल, तब भी क्या आप तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इसके बाद मान लीजिए फैक्ट्री में सॉस बन भी गया, लेकिन हड़ताल चल रही है, ट्रक वगैरह कुछ जा नहीं रहे हैं, तब भी क्या आप तक सामान पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। मान लीजिए ट्रक भी जा रहे हैं, लेकिन ट्रक कहां तक जा रहे हैं? गोदाम तक जा रहे हैं, और गोदाम में सामान पहुंच गया। अब गोदाम से आपके दुकान तक सप्लाई नहीं हो पाई, तब भी क्या आपको सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो कितनी बड़ी श्रृंखला है। इसी श्रृंखला की बात की जा रही है कि खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति श्रृंखला। आपूर्ति श्रृंखला का मतलब है उस खेत से जहां फसलें हुई, वहां से फसलें लेने से लेकर उससे जो बनाया गया है वो बनने से लेकर आपके हाथ में वो चीज आने तक, ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला है, इसी की बात की जा रही है, आपूर्ति श्रृंखला। प्रबंधन में ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह को इंग्लिश में कहते हैं अपवार्ड, और अधो प्रवाह का मतलब होता है अंडर डाउनवार्ड, यानी नीचे की ओर। अब समझ लीजिए इन दोनों शब्दों को, ऊर्ध्व प्रवाह और अधो प्रवाह। अगर ये शब्द नहीं आपको पता है तो आप इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब है कि किसान से, जैसे समझ लीजिए यहां, इसको वहीं पर समझाते हैं। देखिए दो शब्द आ गए हैं जिसको आपको जानना है। एक शब्द है जिसका नाम है ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, और एक शब्द है जिसका नाम है अधो प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह को कहा जाएगा इंग्लिश में अपवार्ड, इसको कहा जाएगा डाउनवर्ड। अब एक सिंपल सा प्रश्न उठता है कि सर अधोवार्ड यानी ऊर्ध्व प्रवाह और अधोवार्ड यानी डाउनवार्ड, अधो प्रवाह ये है क्या? ये दो शब्द आपको नए देखने को मिले, ऊर्ध्व प्रवाह और अधो प्रवाह। ये होता क्या है समझ लीजिए। हमने आपसे कहा कि हम एग्जाम्पल किसका लेंगे, हम सॉस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सॉस हम सभी लोग जानते हैं, इसलिए हमने सॉस का एग्जाम्पल लिया है, और चूंकि उदाहरण सहित आपको बताना है, ये बात आपसे प्रश्न में कह दी गई है। ये देखिए 100 उदाहरण,
यानी कि उदाहरण सहित आपको बताना है, इसीलिए हम उदाहरण किसका ले लेते हैं, हम सॉस का ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये है सॉस, सॉस नहीं सॉस, ठीक है, क्या है ये सॉस। चलिए बोतल वोतल बना देते हैं बकायदा, ताकि आपको लगे कि नहीं नहीं सर सही में सॉस पढ़ा रहे हैं। देखिए ये है, ठीक है। ये है बेहतरीन टमाटर से बना हुआ बढ़िया सॉस। अब इसमें एक शब्द आ गया ऊर्ध्व प्रवाह है। तो ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर। क्या मतलब होता है, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर। और अधोवार्ड का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर। डाउनवार्ड मतलब डाउन मतलब नीचे की ओर। क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे। इन दोनों शब्दों के आपने मतलब तो समझ लिए, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला में कैसे इसका उपयोग होगा। आपूर्ति श्रृंखला मतलब जो सामान आप तक पहुंच रहा है उसमें इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, तो समझाते हैं। देखिए नीचे से ऊपर की ओर, तो हमने कहा एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं, सॉस का ले रहे हैं, सॉस बनाने वाली कंपनी का। तो सोचिए एक सॉस बनाने वाली कंपनी, ये पूरी क्या है, चेन है, एक पूरी श्रृंखला है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, यहां पर होगा फार्मर। फार्मर मतलब किसान, फार्मर मतलब किसान। तो यहां पर सबसे पहले कौन आएगा, किसान आएगा। किसान के पास एक खेत होगा, उस खेत में इसने क्या किया होगा, यह है मान लीजिए खेत, इस खेत में इसने फसलें उगाई, ठीक है। उन फसलों में से एक फसल है, इसका नाम है टमाटर। और ये टमाटर की जो फसल है ये अच्छी हुई इसके यहाँ। अब ये क्या करेगा, इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ये मार्केट में सीधे जाकर बेच दे। अगर ये सीधे सीधे मार्केट में अपनी फसल को बेचेगा तो इसको अधिक मुनाफा होगा। लेकिन हमारे देश में अधिकांश किसान क्या करते हैं, सीधे मार्केट नहीं जाते हैं, बल्कि किसी बिचौलिए को देखते हैं। बिचौलिए मतलब जो आपकी फसल आपसे लेगा कम पैसे पर और वहां जाकर मार्केट में तुरंत बेच देगा अधिक पैसे पर। बीच का बीच माल खाने वाले को कहते हैं बिचौलिया। जैसे आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग होंगे, जैसे आपको कहीं कमरा ढूंढना है, तो उसमें मान लीजिए कोई ब्रोकर है, तो आप उसको क्या करते हैं, पे करते हैं। तो वो क्या है, कमरा तो उसका नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आपको मिल गया, तो ये क्या होते हैं, बिचौलिया। तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, जैसे किसान ने फसल उपजाई, किसान चाहेगा तो कि उसको अच्छा पैसा मिले, लेकिन समस्या ये है कि गांव से शहर तक सड़कें अच्छी नहीं है, किसान के पास कोई वाहन नहीं है जिसके माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। या फिर किसान अगर वाहन का उपयोग करके सामान को ले भी जाता है, टमाटरों को ले भी जाता है मार्केट में, तो वाहन का खर्च इतना अधिक हो जाएगा कि उसको जो मुनाफा ज्यादा मिलना चाहिए वो बचेगा ही नहीं। लेकिन वहीं उसके क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो डेली घर घर से टमाटर इकट्ठे कर रहा है सभी के खेतों से, और उनको पैसा दे रहा है और उसको एक साथ ले जाकर मार्केट में बेच देता है, उसको ज्यादा पैसा मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उसको कई लोगों का एक साथ ले जा रहा है। और किसान अपना अकेला ले जाएगा, मान लीजिए उतना अधिक उत्पादन नहीं हुआ तो उसको लॉस हो जाएगा। तो किसान होना चाहिए। अब किसान के पास क्या दिक्कत है, मान भी लीजिए कि किसान क्या कर रहा है, टमाटर नहीं दे रहा, कह रहा नहीं हम नहीं देंगे अगर पैसा अच्छे नहीं दोगे। ठीक है, 2 दिन रखे रहेगा, 4 दिन रखे रहेगा, 5 दिन रखे रहेगा, टमाटर वहीं रखे रखे सड़ जाएंगे। अगर इसी किसान के पास कोई कोल्ड स्टोर हो, कोई कोल्ड स्टोर हो, यानी कि कोई प्रशीतक गृह, ऐसा स्थान जहां पर टमाटरों को रखा जा सके बहुत कम रेट पर और लंबे समय तक हम उनको सुरक्षित रख सकें। मान लीजिए 10 दिन तक हमने रख लिया, तो उसका हो सकता है कि अच्छा प्राइस हमको मिल जाए किसान को। तो इसकी भी आवश्यकता है। अगर ये नहीं होगा तो वो टमाटर सड़ जाएंगे। किसान मजबूरी में इसलिए टमाटर को बेच रहा है क्योंकि जल्दी से जल्दी वो टमाटर सड़ने वाले हैं, सड़ जाएंगे, उसका एक भी रुपए नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोल्ड स्टोर होना चाहिए। अब कोल्ड स्टोर मान लीजिए है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी क्या है, फैक्ट्री लगी हुई है। इसकी फैक्ट्री क्या करती है, सॉस बनाने का काम करती है। तो इसने क्या किया, इसने किसान से संपर्क किया और किसान के माध्यम से कहा कि आपसे हम टमाटर ले रहे हैं। किसान ने टमाटर दिए, यहाँ मान लीजिए कोल्ड स्टोर में रखे हुए था, ठीक है। इसके बाद यहाँ फैक्ट्री तक टमाटर पहुंचे, टमाटरों से सॉस बनाया गया मशीन के द्वारा, और यही जो सॉस है, ये सॉस यहाँ से पहले कहाँ भेजा जाएगा, फैक्ट्री से बनकर कहाँ जाएगा, बड़े गोदाम में।
बड़े बड़े गोदाम से कहाँ जाएगा, शोरूम में जाएगा। अब कहेंगे शोरूम होता है या फिर कॉम्प्लेक्स कह लीजिए। शोरूम कहेंगे तो आप कहेंगे सर जी शोरूम तो कपड़े वपड़े वगैरह होते हैं, है ना। आजकल आपको पता होगा बहुत सारे बाजार नए प्रकार के खुले हुए हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं जहां ये सारी चीजें मिलती हैं। मॉल कह लीजिए या कॉम्प्लेक्स कह लीजिए। आपको लगता होगा कि जो चीज आप दुकान में खरीदते हैं वो थोड़ा सा महंगी क्यों मिलती है और मॉल में सस्ती क्यों मिल जाती है। कारण ये है कि मॉल में ये लोग सीधे सीधे कहां से खरीद रहे हैं, फैक्ट्री से खरीद रहे हैं या बड़े गोदामों से सीधे सीधे माल उठाया जा रहा है, इसीलिए उनको सस्ता मिल रहा है। अब यहां से मान लीजिए छोटे, यहां पर छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाएगा, छोटे दुकानदार, और छोटे दुकानदारों के बाद ये पहुंचेगा, छोटे दुकानदार मतलब आपके जो मोहल्ले में है दुकानदार। अब आपको सॉस चाहिए है तो आप पहुंचेगा आपके पास। देख रहे हैं पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कराया जा रहा है। फिर मत कहिएगा कि सर ये तो आपसे आंसर लिखवा देते हैं टॉपिक क्लियर नहीं कराते। अब देखिए यही तो पूछा गया था, ये हो गया ना पूरी चेन। तो कहा जा रहा है आपको, देखिए किसान को क्या हुआ, किसान से टमाटर खरीदे थे 5 रुपए किलो। अब देखिए प्राइस कैसे बढ़ता है, 5 रुपए किलो टमाटर इससे खरीदे थे, यही टमाटर यहाँ पर पहुंचे फैक्ट्री में, इनसे क्या बनाया गया, सॉस बनाया गया, और सॉस की कीमत हो जाती है 50 रुपए। और वही 50 रुपए में छोटी सी बोतल आती है, उसी 50 रुपए की बोतल को 52-53 रुपए में यहाँ गोदाम पर पहुंचाया गया, 54-55 रुपए में यहाँ पहुंची, छोटे दुकानदारों के पास पहुंची 60 रुपए में, 65 रुपए में आपके पास पहुंची। अगर इतनी सारी चेन ये ना होती तो सोचिए ये आपको सस्ती मिल जाती। तो आपको ये नहीं पूछा कि कैसे, मान लीजिए प्रश्न अगर पूछ दिया होता कि इस अपवार्ड और डाउनवार्ड इस चेन को हम कैसे प्रबंधित करें ताकि चीजों के प्राइस कम हो सके, तब आप ये सब चीज बता सकते थे। लेकिन यहाँ ने ये नहीं पूछा है, यहाँ पूछा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में ऊर्ध्व प्रवाह तथा अधो प्रवाह क्रियाओं के प्रमुख अवयवों का उदाहरण दीजिए। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लिखना क्या है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ऊर्ध्व प्रवाह के अंतर्गत क्या आता है, अधो प्रवाह के अंतर्गत क्या आता है। तो हम लोग उसी प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी होती है या भूमिका। भूमिका में आप क्या लिखेंगे, भूमिका में आप लिखेंगे, भूमिका में आप लिखेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत ऊर्ध्व प्रवाह तथा अधो प्रवाह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत एक इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जहां एक स्थान से कच्चा माल इकट्ठा किया जाता है, वहीं उसको फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बाद उससे बने हुए उत्पादों को एक आम इंसान तक या सामान्य जनता तक पहुंचाया जाता है। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, खाद्य खाद्य प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रक्रिया कहलाती है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए हमने कच्चा माल बताया तो आपके दिमाग में कुछ भी आ सकता है। हो सकता है आप कहें कि मान लीजिए अगर हमको मोबाइल बनाना है तो उसमें जो सिलिकॉन की बैटरी वगैरह लगती है ये भी कच्चा माल है। यहाँ लिमिटेशन क्या है आपकी, यहाँ उन्होंने बता रखा है, यहाँ कह दिए कि खाद्य प्रसंस्करण की आपको बात करनी है, यानी सिर्फ फूड प्रोसेसिंग की बात करनी है। आप सॉस की बात कर सकते हैं, आप जैम की बात कर सकते हैं, आप अचार की बात कर सकते हैं, खाने वाली चीजों की प्रोसेसिंग की बात कर सकते हैं, आप पापड़ की बात कर सकते हैं, आप चिप्स की बात कर सकते हैं। बस इस दायरे में आपको रहना है। तो पूरा इसी से संबंधित प्रश्न है। और ऊर्ध्व प्रवाह और अधो प्रवाह को आपको लिखना है। उदाहरण भी हमने आपको समझा दिया है। अब आपको भूमिका समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद आता है मध्य भाग या मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में दो चीजों के बारे में पूछा गया है। एक तरफ आपसे कहा गया ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, और एक तरफ कहा गया है अधो प्रवाह। तो ऊर्ध्व प्रवाह में आपको याद आ गया होगा कि सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको फसलें चाहिए होती हैं किसानों से, यही चीज है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि इसके लिए आपको क्या चाहिए ऊर्ध्व प्रवाह में, यहाँ पर ऊर्ध्व प्रवाह में क्या शामिल होगा, कच्चा माल। और कच्चे माल का मतलब है कि आप, कच्चे माल का मतलब क्या है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप बेसिकली जैसे विभिन्न फसलें,
जैसे फसलें। यानी कि यहां कहा जा रहा है कि अगर आपको कच्चा माल नहीं मिलेगा तो बाकी का काम तो आपका बिगड़ जाएगा वैसे भी। यानी कि आपके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, कच्चा माल। कच्चा माल कहां से मिलेगा, खेतों से मिलेगा। इसके बाद और क्या होना चाहिए, परिवहन भी होना चाहिए। परिवहन का मतलब है कि वहां तक अगर सड़कें ही नहीं जाएंगी, वहां तक आपको सामान ही नहीं पहुंच पाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका सामान वहीं का वहीं रखा रह जाएगा। कोई आपके यहाँ से खरीदारी करने आ रहा है, आज के समय में हमारे किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि उनके यहाँ कोई खरीदने इसलिए भी नहीं जा पाता है क्योंकि सड़कें भी उतनी बेहतर नहीं है। समझ में आ रहा है। लेकिन मान लीजिए ये भी सही चीज है कि परिवहन भी है। इसके बाद डिपेंड करता है कि आपके संबंध किस प्रकार से हैं, आपूर्तिकर्ता संबंध किस प्रकार से हैं। आपूर्तिकर्ता संबंध, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री का मालिक है, आपको उसके बारे में जानकारी है कि ये बेईमान है, ये वादा करता है, करता कुछ नहीं, ना हमारे ठीक से पेमेंट करता है। उसने मान लीजिए आपसे कहा कि हम आपसे टमाटर खरीदेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं हम आपको नहीं बेचेंगे, होता है ना। क्योंकि किसान व्यक्ति की एक खास बात है कि अगर आपका व्यवहार उसको अच्छा लगा तो आपको कम से कम कीमत पर तो वैसे भी दे रहा है, ऐसे ही दे देगा। लेकिन अगर आपने 3-5 की उसको बुद्धिमानी दिखाई, ठगने की कोशिश की, उसके बाद फिर वो किसी की नहीं सुनता। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आपने कई जगह देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को किसान ही मना कर देता, हम नहीं देंगे भाई तुमको, चाहे तुम जो कर लो। ये भी एक बड़ी समस्या है। और बाकी आपने देखा कि परिवहन के साथ साथ आपको क्या करना है, भंडारण। हमने आपको बताया था कोल्ड स्टोर के बारे में। अभी किसान की जो फसल है, बड़े पैमाने पर टमाटर वगैरह जो होते हैं ये जल्दी से खराब हो जाते हैं। कारण क्या है, अभी प्रत्येक शहर में अगर आप देखेंगे तो कोल्ड स्टोर की व्यवस्था नहीं है। सरकार को ये काम करना चाहिए, सरकार को ही नहीं बल्कि निजी कंपनियों को भी कोल्ड स्टोर बनाने चाहिए, जहां बेचारा किसान अपनी फसल को आपके यहाँ रख पाए एक लंबे समय तक, ताकि उसको अच्छा प्राइस मिले, जब ही बेचे, मजबूरी में आकर उसको ना बेचना पड़े। अभी हाल होता क्या है कि जैसे बहुत तेजी से गर्मी पड़ने लगती है, जब बहुत अधिक गर्मी का मौसम आ जाता है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तो किसान की फसल तेजी से खराब होने लगती है। उस समय टमाटर वगैरह वहीं पेड़ पर लगे लगे सड़ने लगते हैं, या और भी तरीके से नुकसान होने लगता है। उसके पास कोई रास्ता भी नहीं होता है। उसके पास खलिहान तो है, लेकिन खलिहान में 2 दिन से ज्यादा थोड़ी रख सकता है उन फसलों को। तो इसके लिए अगर प्रॉपर कोल्ड स्टोर की व्यवस्था कर दी जाए, मान लीजिए उन्हीं गांव में ही कोल्ड स्टोर बनवा दिए जाए, सरकार बनवा दे, ये प्राइवेट कंपनियां बनवा दें, फैक्ट्रियां बनवा दें, अगर इस तरह से व्यवस्था हो जाए वहां पर, तो सोचिए कितना भला हो जाएगा। उनको मजबूरी में अपना सामान नहीं बेचना पड़ेगा, बल्कि जब उनके उन उत्पाद की उचित कीमत उनको मिलेगी, यानी जब उनको उचित प्राइस मिलेगा, तभी वो अपने फसलों को बेचेंगे, टमाटर न खराब होंगे, सॉस की कंपनियों को भी आसानी से अच्छा स्वस्थ टमाटर मिलेगा। अभी क्या होता है, सड़े गले भी पीस दिए जाते हैं, आप कहते वाह वाटर टेस्ट, वो टेस्ट नहीं होता है। तो भंडारण भी चाहिए। ये हो गया ऊर्ध्व प्रवाह, ये पूरा ऊपर की ओर। अभी क्या हुआ है, यहां से यानी किसान के खेत से क्या जा रहा है, कच्चा माल जा रहा है। अभी सॉस बना नहीं है, किसान के खेत से कच्चा माल जा रहा है। तो पूछा गया था ना कि इनमें समस्याएं क्या हैं, क्या होती है, ऊर्ध्व प्रवाह या अधो प्रवाह। तो आप कहेंगे ऊर्ध्व प्रवाह यानी ऊपर की ओर। अभी किसान से टमाटर लिए, टमाटर के बाद हमने उसको परिवहन के माध्यम से क्या क्या किया कि ऊपर ले गए, यानी फैक्ट्रियों तक ले जाना है, सब कुछ करना है। लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए भंडारण भी होना चाहिए, साथ में जिसको हम दे रहे हैं टमाटर उसके साथ संबंध भी अच्छे होने चाहिए। तो ये हो गया ऊर्ध्व प्रवाह। इसी प्रकार से आपको लिखना है अधो प्रवाह। अधो प्रवाह में आपको क्या याद आ रहा, इतना होने के बाद टमाटर से सॉस बन चुका है। अब काम है सॉस बने बनाए सॉस को कहां तक, कॉमन पीपल तक लाना। तो इसके लिए भी आपसे पूछा गया कि ये बताइए अधोप्रवाह में आप क्या समझते हैं, क्या क्या आता है। तो पहली चीज तो आएगी कि प्रसंस्करण। जब टमाटर किसान से उस उद्योगपति तक, उद्योगपति नहीं, मान लीजिए फैक्ट्री के मालिक तक पहुंच चुके हैं, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा प्रसंस्करण। प्रसंस्करण के लिए क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार। कहा गया है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में ऊर्ध्व प्रवाह तथा अधो प्रवाह क्रियाओं के प्रमुख अव्यय। अव्यय का मतलब होता है घटक,
आपको यहाँ कमियां नहीं बतानी है, अच्छाई नहीं बतानी है, सिर्फ बता देना है कि कौन कौन से घटक होते हैं, क्या क्या शामिल है। तो वही हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि देखिए ऊर्ध्व प्रवाह में क्या क्या शामिल है। तो आप कहेंगे ऊर्ध्व प्रवाह में कच्चा माल शामिल है। कच्चा माल मतलब जैसे कि फसलें, क्योंकि खाने पीने की चीजों की बात की गई है, खाद्य प्रसंस्करण की, तो यहाँ विभिन्न फसलें आ जाएंगी। इसके बाद परिवहन भी अच्छा होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। साथ में आपूर्तिकर्ता के साथ संबंध भी अच्छे होने चाहिए, ये भी एक आयाम है। भंडारण के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी एक आयाम है। अधोप्रवाह मतलब अब आपका सामान वहां तक पहुंच गया फैक्ट्री तक, तो आप क्या करेंगे, प्रसंस्करण करना पड़ेगा। टमाटर जैसे किसान से आपके यहाँ आए, तो आप क्या उसको सीधे सीधे आम जनता तक भेज देंगे कि नहीं नहीं आप खुद बना लेना सॉस? नहीं, आपको क्या करना है, प्रोसेसिंग करनी है। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद आपको निर्माण भी करना है। प्रोसेसिंग करते करते ही निर्माण किया जाता है। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपको पैकेजिंग भी करनी है। मान लीजिए टमाटर से सॉस बनाने वाली फैक्ट्री में सॉस तो बन गया, लेकिन उसकी पैकेजिंग ऐसी है कि उस वो 10 दिन 20 दिन चलेगा, खराब हो जाएगा, तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं, आप हमेशा एक्सपायरी डेट देखते हैं। यानी किसी भी चीज की जो लाइफ होती है वो अधिक होती है, तो उसको लोग खरीद लेते, चलो 1 साल चलेगा, कोई बात नहीं, महंगा है थोड़ा, ले लेते हैं। तो यही चीज यहाँ कही जा रही है कि पैकेजिंग भी देखी जाएगी, और पैकेजिंग के साथ साथ उसकी लेबलिंग भी देखी जाएगी। ये लेबलिंग क्या होती है? जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं, उसमें आप देखते होंगे कि किस किस संस्था के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है, ऑथेंटिक किया गया है। क्यों? क्योंकि इससे आपका उसमें विश्वास बढ़ जाता है कि चलो इसने पैकेजिंग को अनुमति दे दी है, मतलब इस प्रोडक्ट को अनुमति दे दी है, तो ये हमारे लिए बेटर है। ये चीज आप देखेंगे। उसके बाद विपणन देखेंगे, मार्केटिंग, और इसके बाद बिक्री। ये रहे सभी कंपोनेंट, इतना आपको लिखना है। समझ में आ गया? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में ऊर्ध्व प्रवाह तथा अधो प्रवाह क्रियाओं के प्रमुख अवयवों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यानी सीधे शब्दों में कहा है कि आपको ऊर्ध्व प्रवाह और अधो प्रवाह का वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप शुरुआत कैसे करेंगे? भूमिका से। आप कहेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रियाओं के अंतर्गत ऊर्ध्व प्रवाह और अधो प्रवाह का महत्व अधिक है, क्योंकि एक किसान से जब कोई फसल जाती है या कोई प्रोडक्ट जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, और वही प्रोसेसिंग के बाद अंतिम उत्पाद के रूप में आम व्यक्ति तक पहुंचता है। इस पूरी श्रृंखला के अंतर्गत ऊर्ध्व प्रवाह और अधो प्रवाह ही महत्वपूर्ण चरण है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, आप लिखेंगे कि ऊर्ध्व प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित आयाम आते हैं, जैसे कच्चा माल, जो कि हमें एक किसान से या एक खेत से उपलब्ध होता है। कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमको परिवहन के उन्नत साधनों की आवश्यकता होती है। साथ में उसको उन उत्पादों को भंडारित करने की भी आवश्यकता होती है, ताकि उनकी सेल्फ लाइफ अधिक चल सके, अधिक लंबे समय तक उनको स्वस्थ रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए भंडारण भी चाहिए, और आपूर्तिकर्ता के साथ संबंध भी इस बात पर निर्भर करते हैं कि अगर संबंध अच्छे हैं तो आसानी से उनको उत्पाद मिल जाएंगे, संबंध खराब होने की स्थिति में नहीं मिलेंगे। अधोप्रवाह के अंतर्गत भी निम्नलिखित आयाम आते हैं, जैसे जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है उसको फैक्ट्री में प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसको निर्माण किया जाएगा, उसके बाद उसकी पैकेजिंग की जाएगी, पैकेजिंग के बाद उसमें लेबलिंग की जाती है, कि प्रमाणीकरण दिया जाता है, उसके बाद विपणन यानी उसकी मार्केटिंग की जाती है, जिसको आप एडवर्टाइजमेंट के द्वारा देखते होंगे। अलग अलग तरह के लोग ब्रेड में चुपर कर खाते हैं कि देखो कितना अच्छा है, भले ही वो खाते नहीं हो, लेकिन विपणन मतलब मार्केटिंग, ठीक है, बड़े बड़े शोरूम तक पहुंचाना, ये सब चीजें आ जाती हैं। इसके बाद बिक्री, फाइनली आपको दुकानदार से खरीदना होता है, जिसको कहते हैं बिक्री। ये पूरा चरण रहा। क्लियर? निष्कर्ष आप खुद लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे निष्कर्ष में? कि पूरी श्रृंखला प्रक्रिया जब स्वस्थ होती है, तभी एक एक बेहतर उत्पाद एक प्रोसेस उत्पाद के रूप में कन्वर्ट हो पाता है, बन पाता है, और इससे इसका लाभ विभिन्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत सभी चरणों को मिलता है। अगला देख लेते हैं। अगला, अब जो प्रश्न आपको समझाएंगे, पहला प्रश्न इतना बेहतरीन समझा दिए कि अगले प्रश्न आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया हुआ है, किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए, एक शब्द आ गया यहाँ पर्याप्त, ये इंपॉर्टेंट हो गया।
कि पर्याप्त का मतलब क्या है। पर्याप्त का मतलब है कि किसान को इतना ऋण दे दीजिए कम से कम कि वो फसलें अच्छे से बो सके, और उन फसलों के लिए अगर कोई मशीनें चाहिए उनको भी उपयोग कर सके, चाहे वो रेंट पर लेकर हो, या अगर अच्छा मजबूत किसान है भाई, अगर सक्षम है तो वो खुद की खरीद लेगा। लेकिन अधिकांश लोग क्या है, ऐसी स्थिति में है कि जो नहीं खरीद सकते हैं, तो इसके लिए भी उनको क्या चाहिए होगा, ऋण चाहिए होगा। सिंचाई के साधन है नहीं, दूसरे खेत से अगर सिंचाई लेनी है दूसरे व्यक्ति से, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है, तो वो भी कर ले। साथ में उसके पशुपालन अगर कर रहा है तो पशुओं के लिए भी बहुत कुछ चाहिए होता है, वो भी ले सके। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर घर में विवाह वगैरह करने हैं या कोई और क्रियाकलाप करने हैं, घर अच्छे से चल सके, उसके लिए भी ऋण हो सके। तो पर्याप्त का मतलब है कि जो बेसिक काम होते हैं किसान के, वो अपने सब काम बिना रोके कर सके, वही ऋण कहलाता है पर्याप्त ऋण। ठीक है, सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ कहा गया है कि किसानों को पर्याप्त रूप से ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय अपनाए हुए हैं, ये है प्रश्न। फिर से समझ लीजिए, किसानों को पर्याप्त मात्रा में ऋण मिल सके, इसके लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय अपनाए हुए हैं। यहाँ आपको उन सभी उपायों की चर्चा करनी है जिनसे किसानों को ऋण मिल रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ किसानों को लेकर 50 तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको नहीं लिखना है। आपसे स्पष्ट रूप से पूछा है कि उन सभी चीजों का जिक्र कीजिए जिन माध्यमों से किसान को ऋण उपलब्ध हो रहा है, पर्याप्त ऋण। अब पर्याप्त ऋण के बारे में हमने आपको बताया जरूर है इतना, ये आपको लिखना नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि लिखेंगे किसानों के लिए पर्याप्त ऋण का मतलब है जहां किसान बेहतर तरीके से बीज खरीद सके, उर्वरक खरीद सके, उसके बाद सिंचाई के लिए भी पैसा हो उसके पास, है ना, बुवाई के लिए, कटाई के लिए, साथ में घर के क्रियाकलाप के लिए। ये नहीं है प्रश्न। प्रश्न इतना है कि किसानों को जो ऋण मिल रहा है उसमें जो उपाय अपनाए जा रहे हैं उनको संक्षिप्त विवरण देना है, बहुत विस्तार तरीके से नहीं लिखना है, खाली 150 शब्द में लिखना है इतना। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ये भी देख लेते हैं। किसानों को पर्याप्त ऋण, किसानों को पर्याप्त ऋण मिले इसके लिए सरकारी प्रयास की बात की जा रही है। सरकारी प्रयास, और इसका क्या करना है, संक्षिप्त वर्णन करना है, बहुत विस्तृत नहीं करना है, बस यही है आपका क्वेश्चन। ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न के आयाम भी होते हैं। सबसे पहली चीज है आपकी भूमिका। किसानों पर बात है तो अच्छे तरीके से लिखिएगा। भूमिका के बाद होता है मध्य पार्ट या मिडिल पार्ट, इसके बाद होता है निष्कर्ष। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि किसानों को ऋण देने के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना चुके हैं, उसके बाद भी आज स्थिति ऐसी है कि हमारा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। कारण बड़ा सिंपल सा है, हमारे देश में अधिकांश आबादी जो काम कर रही है उसमें किसान ही है, यानी 65 से 70% आबादी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी से जुड़ी हुई है, और खेती किसानी हमारे यहाँ फायदे की स्थिति में नहीं है। हालांकि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो 65 से 70% लोग काम कर रहे हैं, अगर इनका काम बिगड़ गया तो उसके बाद सरकार के पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि इन लोगों को रोजगार दे सके। सीधे शब्दों में समझ लीजिए, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है वो सीधे सीधे खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, और खेती किसानी फायदे की स्थिति में है नहीं। किसान हमारा बर्बाद है, क्योंकि एक तरफ तो उसको यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, साथ में अगर उसकी फसल कुछ अच्छी होती भी है तो वहीं मानसून का जुआ कहा जाता है हमारे यहाँ की खेती को, कि मानसून अगर मिजाज बिगड़ गया, जैसे इस बार अभी आपने देखा ना, चक्रवात के प्रभाव के कारण जिस प्रकार से ओलावृष्टि कहीं कहीं हो गई है, बहुत तेजी से बारिश हो गई है, पूरी की पूरी फसलें जो कटने वाली थी रबी की फसल, तो उसको मतलब क्या हुआ, जो रबी की फसल अब लगने वाली है और अभी तक जो फसलें थी वो कटने वाली थी, वो खेत में ही पूरी बिखरी पड़ी हुई हैं। अब किसान करे तो क्या करे, इस प्रकार की दयनीय वीडियो आती हैं, और उसमें सरकार ऋण देने का भी काम कर रही है, सब्सिडी के माध्यम से बहुत सारी चीजें उपलब्ध करा रही है। लेकिन सच बात यह है कि हमारे यहाँ जो किसान हैं
उनमें से मुश्किल से 8 से 10% किसान ऐसे होंगे, ये बहुत बड़ा डेटा हम बता रहे हैं, मुश्किल से 8 से 10% जो सक्षम होंगे, जिनके पास अपने वाहन होंगे, खेती करने के लिए अत्याधुनिक प्रकार के उपकरण होंगे। बाकी का किसान तो सिर्फ क्या कर रहा है, अपने जीवन यापन के लिए खेती करने के लिए मजबूर है। उसके बावजूद भी हम अगर देखेंगे खाद्यान्न सेक्टर में हमारा किसान इतना अधिक उत्पादन करके दे रहा है देश को कि हमको किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, किसानों को कोई सोचता नहीं है, सिर्फ राजनीति होती है। किसान जब अपनी मांग करते हैं तो पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जाती हैं, इस प्रकार का रवैया अपनाया जाता है। उन्हीं का खाना खाकर आप उन्हीं को लाठियां चला रहे हैं, वह धन है ये राजनीति, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये कहा गया, हालांकि ये सब तो आप जान ही रहे हैं सच, इस पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इन चीजों को तो छुपाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। किसानों को आज भी समृद्ध दिखाया जाता है। यहाँ देखिए किसानों को पर्याप्त ऋण नहीं मिल रहा है, इसके लिए सरकारी प्रयास क्या है, इसका संक्षिप्त वर्णन करना है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि आखिर सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है जिससे किसानों को ऋण मिल सके। उसके लिए आपको जीएस का नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपके पास है ऑलरेडी। यहाँ भूमिका की अगर आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे, भूमिका तो आप जान ही रहे क्या लिखना है, किसानों को पर्याप्त ऋण। आप लिखेंगे हमारे देश की कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा भाग खेती किसानी में लगा हुआ है, और खेती किसानी कोई बहुत फायदे की स्थिति में नहीं है। हमारे देश में अधिकांश कृषक क्या हैं, लघु या सीमांत कृषक हैं, जिनके पास बहुत कम भूमि है। ऐसी स्थिति में उनको सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, ताकि एक तरफ तो खेती में सुलभता हो, साथ में अपने अन्य घरेलू कामकाज भी ठीक तरीके से चल सके। इसलिए ये हो गई आपकी प्रस्तावना, है ना। नहीं पसंद दूसरी लिख लीजिएगा। तो लिखिएगा खेती किसानी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां पैसों की आवश्यकता होती है या पहले पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन किसानों की स्थिति अत्यधिक गंभीर है, दयनीय है। इस कारण से सरकार अनेक योजनाओं के माध्यम से उनको पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। अब आते हैं मिडिल पार्ट में। मिडिल पार्ट में आपको सिर्फ उन योजनाओं के नाम लिखने हैं किस किस माध्यम से उपलब्ध कराती है, आपको अच्छे से पता है। एक तरफ तो आप किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, यानी किसान है आप तो आपको एक कार्ड दिया जाता है, उसके माध्यम से आप शायद 3 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। उसको जब आप चुका देंगे फिर दोबारा आप ऋण ले सकते हैं। इसी को लेकर एक विवाद लंबे समय से चलता रहा। कहा जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो किसान है वो रुपए ले तो लेते हैं लेकिन रुपए चुकाते नहीं है। हमको ये समझ में नहीं आता है, मान लीजिए वो 3 लाख रुपए लिए, 2 लाख रुपए लिए, नहीं चुका पा रहे हैं, उन पर तो आपने सवाल खड़े कर दिए, उनको तो आपने गुनहगार बता दिया। उनसे वसूली करने के लिए तो आपकी पूरी टीम इतने सारे उपाय सोचने लगती है कि किस प्रकार से वसूला जाए, लेकिन जो लोग हजारों करोड़ लेकर यहाँ से गायब हो जाते हैं उनको तो आप पकड़ नहीं पाते हैं। उनको तो आप इतने समय से वो बाहर घूम रहे हैं, जैसी जिंदगी यहाँ जी रहे थे उससे अच्छी जिंदगी बाहर जी रहे हैं, उन तक तो आपके हाथ पहुंचते नहीं है। लेकिन किसान सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। अगर ऋण की बात आएगी, एनपीए की बात आएगी कि एनपीए को लेकर समस्या चल रही है, हमारे देश में अधिकांश लोग जो ऋण लेते हैं वो देते नहीं, उनमें भी किसानों को डाल दिया जाएगा कि नहीं नहीं वो किसान होते हैं। तो किसान को लेकर तो हमारे देश में एक पॉलिटिक्स हमेशा ही चलती रही है। एक सरकार जब आती है तो वो कहती है हम आपका माफ कर देंगे, ठीक बात है, लेकिन क्या आपने माफ कर दिया तो इससे उनका उद्धार हो गया? नहीं हुआ। उनकी आप बेसिक बेसिक जो नीड है जिनसे वो सक्षम बने वो तो आपने प्रयास किए नहीं है, तो फिर कहाँ से क्या होगा? सिर्फ रुपए दे देना किसी की मदद करना नहीं होता है, किसी को सक्षम बनाइए। सक्षम बनाने का मतलब है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाइए, सिंचाई आप उसके खेत तक पहुंचाइए, साथ में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाइए, जो भी नई चीजें हैं अत्याधुनिक तकनीक वो उसको उपलब्ध कराइए। उसकी फसल बर्बाद ना हो इसके लिए कोल्ड स्टोर बनवाइए। कोल्ड स्टोर के बाद भी जो बिचौलिए हैं उनको खत्म कीजिए, क्योंकि वो बीच के बीच उनकी फसल से मुनाफा कमा रहे हैं। और इसके लिए एकल मार्केट बनवाइए जहां किसान अपनी फसल को बेच सके, उसको उचित मूल्य मिल सके। हालांकि ये सब फाइलों में हो चुका है, फाइलों में तो बहुत कुछ हो गया। कहा जाता है ना कि फाइलों में आज भी हर गांव का मौसम गुलाबी है ना। तो वही चीजें हैं। किसान क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, इसी प्रकार से आप उनको रियायती दरों पर ऋण दे सकते हैं, रियायती दरों पर ऋण। मान लीजिए आपको योजना लाते हैं कि अगर किसान है उनको पैसे चाहिए है तो हम बहुत आसान किस्तों पर ऋण देंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एक समय था जमींदारी व्यवस्था का। उस समय किसानों को अगर रुपए चाहिए होते थे, बेचारे छोटी छोटी सी जमीन है उनके पास, 2 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर भी नहीं, 1 हेक्टेयर बल्कि जमीन, उनको अगर कुछ करना है, उनके खेत में फसल बर्बाद हो गई तो वो लोग क्या करते थे, अब उस गांव का जो सबसे
ईमानदार व्यक्ति होता था, सबसे ईमानदार, समझ लीजिए इतना ईमानदार कि वो आपकी जमीन पर कुंडली मारना चाहता था, बैठना चाहता था कब्जा करके, तो उस ईमानदार व्यक्ति के पास पहुंच जाते थे। रईस होता था पैसों से, तो कहते थे कि आप एक काम कीजिए, हमको जमीन हमारी रख लीजिए और आप इतने रुपए हमको दे दीजिए, हम आपकी अगली फसल तक आकर चुका देंगे रुपए, उसके बाद हम आपसे जमीन ले लेंगे। तो होता क्या था, मान लीजिए ले लिए रुपए, अगली फसल कटाई का समय आया, मौसम की मार गिरी और फसल बर्बाद हो गई, तो फसल उस बार भी नहीं चुका पाए। इस कारण से वो जमीन किसकी हो गई, उस रईस इंसान की हो गई, जिसको जमींदार आप कह रहे हैं, वो बैठा रहता था। यही चीजें चलती थी। तो इसलिए रियायती दरों पर ऋण दीजिए, बहुत लो इंटरेस्ट पर उनको ऋण दीजिए, ताकि वो अपनी जरूरतें पूरी कर पाए। अब वैसे भी देश का किसान इतना ईमानदार होता है कि जब आप उसकी कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको माला माल किए खाद्यान्न उत्पादन करके, तो फिर क्या ही कहना। नाबार्ड जैसी संस्थाएं हैं, जो कि नाबार्ड आपको पता है बेसिकली बैंकिंग व्यवस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य रूप से है, इसके माध्यम से भी आप उनको ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। इतना ही नहीं, एफपीओ भी हैं, एफपीओ या स्वयं सहायता समूह, इन समूह के द्वारा भी उनको ऋण उपलब्ध करा के हम उनकी बेसिक जरूरतें पूरी कर सकते हैं, या उनको पर्याप्त ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। फसल बीमा योजनाओं के बारे में भी आपने सुना होगा। फसल बीमा योजना में क्या होता है, मान लीजिए जैसे तैसे करके आपने फसल बुआई की, उसके बाद सिंचाई भी की, सब कुछ किया, लेकिन फसल काटने का समय आया तो मानसून की मार के कारण आपकी फसल तबाह हो गई। उस स्थिति में आपका बीमा है, तो आपको क्या होगा कि उचित मूल्य आपका मिल जाएगा फसल बर्बादी के बाद भी। या हो सकता है, ये योजना तो बहुत अच्छी है, इस योजना को तो हर किसान को कराना चाहिए, क्योंकि इसमें खेत से लेकर खलिहान तक की बात की गई है। यानी खेत में मान लीजिए आपने फसल कटाई कर ली, उसके बाद भी खेत में रखी हुई है कटाई के बाद, और बारिश हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, तब भी आपको मुआवजा मिलेगा। और इसमें आग भी अगर लग जाती है आपके खेत में, उसका भी इसमें शामिल है। साथ में अगर खलिहान तक आप ला रहे हैं, वहां भी डैमेज हो जाती है, तो वो भी शामिल है। तो ये योजना बहुत अच्छी योजना है, इसके माध्यम से किसानों को जरूर जोड़ना चाहिए, और अधिकांश किसान इससे जुड़ भी रहे हैं। इस योजना में एक अधिकांश भाग जो है वो सरकार आपका देती है ना, क्योंकि बीमा कराना भी मुश्किल होता है, बीमा के लिए भी तो पैसे चाहिए, तो बाकी आपको देना पड़ता है बहुत कम, बाकी केंद्र और राज्य सरकारें देती हैं इसके लिए। ये सब योजनाएं हैं। बस इतना अगर आपने लिख दिया तो बचा क्या, ठीक। और इसके बाद निष्कर्ष आपको लिखना है कि ये बात सच है कि हमारी सरकारें एक लंबे समय से किसानों के उत्थान के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब तक हुए प्रयास भी बहुत कम हैं, बहुत सीमित हैं, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर किसान आज भी समस्याओं से जूझ रहा है। इसके लिए हमें नए तरीके अपनाने चाहिए, किसानों को आत्मनिर्भरता के साथ साथ सक्षम बनाने का प्रयास भी करना चाहिए, ताकि वो इस ऋण लेने के लिए भी मजबूर ना हो। ऋण लेना ही क्यों, इतना सक्षम बना दीजिए ना। हाँ, चलिए समझ में आ गया होगा। अब एक यूपी का प्रश्न है, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको 3 प्रश्न कराएंगे, जिसमें एक प्रश्न डेली यूपी का होगा। बस शर्त यह है कि हम इसको लिखाएंगे नहीं, इसको सिर्फ समझा देंगे। आप पढ़े हुए हैं, आपको अच्छे से आता है, नहीं भी आता है तो तब भी लिखिएगा। देख लीजिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में, ये बेसिकली जीएस पेपर 5 का सेकेंड क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन हमने आपको कल कराया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो यहाँ स्पष्ट हो गया है कि आपको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करनी है, बाकी कहीं की नहीं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी बौद्ध काल, जैन काल, महाजनपद काल, उस समय की बात करनी है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख गणराज्यों एवं उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। हम आपको समझा देते हैं, कल आप लिखिएगा, उसके बाद टेलीग्राम पर भेजिएगा या अन्य माध्यमों से आप भेजिएगा। आप टेलीग्राम का लिंक आप जान ही रहे हैं कि इसी में आपको मिल जाता है ना। तो देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी आपको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाना है, वही दौर जब महाजनपदों की स्थापना हो रही थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रश्न है, तो आपको सभी महाजनपदों पर नहीं, उत्तर प्रदेश पर ध्यान देना है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख गणराज्य और उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखना है। तो आपसे सिर्फ 2 पॉइंट पूछा गया है कि आप यूपी में कौन से गणराज्य थे, ये हम आपको नहीं बताएंगे। अगर ये भी हमको बताना पड़ा तो फिर मतलब क्या। तो उन गणराज्यों के नाम लिखिएगा, जो भी गणराज्य हो, है ना। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कौन कौन से गणराज्य थे, इसके बारे में लिखना है।
और गणराज्य लिखना है, जहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो यहां पर आपको उत्तर प्रदेश में कौन कौन से गणराज्य थे उनके बारे में लिखना है। और जब आप उनके नाम यहां पर लिख देंगे, इसके बाद उनकी राज व्यवस्था क्या थी, यानी राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब है कि किस प्रकार से काम हो रहा था, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये समझाया इसलिए नहीं है क्योंकि प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको भी नहीं कर पाए तब तो फिर पढ़ाई पर ही संकट आ जाएगा, है ना। तो छठी शताब्दी से पूर्व में कौन कौन से गणराज्य थे, आपको सब कुछ पता है कि 16 महाजनपद थे, उनमें से 14 गणराज्य थे, सब आपको पता है। तो कौन सा गणराज्य बेसिकली हमारे उत्तर प्रदेश में था और उसकी राजनीतिक संरचना कैसी थी, इस पर आपको लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए और एक दिन आप बेस्ट आंसर लिखना सीख जाएंगे। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।